हाँ जी बेटा, नमस्कार। मैं अमन सर, गुरु कृपा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से। बेटा, अभी तक हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ टॉपिक कर लिए हैं। आइए बेटा, इस लेक्चर में हम आगे के टॉपिक करते हैं। जो बेटा अगला प्रिंसिपल है वो है ड्यूल कंसेप्ट। हाँ जी, ड्यूल कंसेप्ट जो है बेटा, इस कंसेप्ट के ऊपर डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के हमेशा दो इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट डेबिट इफेक्ट होगा, एक क्रेडिट इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब है, जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है बुक कीपिंग का, वो सारा किस पे बेस्ड है? ड्यूल कंसेप्ट पे बेस्ड है। अब डबल एंट्री सिस्टम है क्या? हाँ जी बेटा, हमारी जितनी भी अकाउंटिंग है, पूरा जो अकाउंट्स है वो सारा का सारा डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स। हर एक ट्रांजैक्शन के कितने इफेक्ट्स होंगे? दो इफेक्ट्स होंगे। एक होगा बेटा डेबिट इफेक्ट, एक होगा क्रेडिट इफेक्ट। जब हम बेटा जर्नल का चैप्टर करेंगे, उसमें हम जर्नल एंट्रीज करनी सीखेंगे। और जर्नल एंट्री हमेशा बेटा डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट से शो होती है। तो वो टॉपिक करने से पहले हमें ये वाला टॉपिक अच्छे से पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट। डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट का मतलब क्या है? हाँ जी बेटा, डेबिट इफेक्ट का मतलब है जो हमारे एसेट्स हैं। डेबिट इफेक्ट का मतलब है हमारे एसेट्स। अब एसेट्स क्या होते हैं सर? एसेट्स बेटा जो हमारे बिजनेस की संपत्ति है, जो हमारे पास बिजनेस की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वो सारे क्या हैं? एसेट्स होते हैं बेटा। संपत्ति बोलते हैं हम उसको। ये हम सारे उसमें पढ़ेंगे बेटा, जब मैं आपको सारे अकाउंट्स के टर्मिनोलॉजीज करवाऊंगा, उसमें सारी डिटेल में आपको समझाऊंगा ये चीज़। वैसे डेबिट इफेक्ट का मतलब क्या है? डेबिट का मतलब है जो हमारे एसेट्स होते हैं। एसेट्स जैसे कि हमारे पास बिजनेस में सबसे पहले मान लीजिए एक बिल्डिंग है, वो हमारा क्या है? एसेट है बेटा। उसके बाद हमारे पास मशीनरी है। उसके बाद बिजनेस में फर्नीचर है, कंप्यूटर्स हैं, व्हीकल हैं जो कि बिजनेस में यूज़ हो रहे हैं बेटा। ये सारे के सारे जो चीज़ हम बिजनेस में यूज़ करते हैं बेटा, वो हमारे बिजनेस क्या होते हैं बेटा? एसेट्स होते हैं। अभी एसेट्स कितने टाइप के होते हैं वो मैं आपको टर्मिनोलॉजी में बताऊंगा। आइए, क्योंकि हमारा जो अभी का कंसेप्ट है वो ड्यूल कंसेप्ट है बेटा। सो डेबिट इफेक्ट का मतलब है डेबिट मीन्स आवर एसेट्स, एंड क्रेडिट इफेक्ट का मतलब है क्रेडिट मीन्स हमारी लायबिलिटीज। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? लायबिलिटी का मतलब होता है हमारी जो बिजनेस की जो देनदारियां हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने मार्केट से गुड्स परचेज करे हैं, और जो गुड्स परचेज करे हैं
गुड्स का मतलब होता है जो मार्केट से हम अपने बिजनेस के लिए, अगर हमारी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हम मार्केट से क्या खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल, और जिसको हम आगे प्रोसेस करके उससे हम एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं बेटा। इसी तरह से अगर हम ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब है हम मैन्युफैक्चर कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदते हैं और कस्टमर को गुड्स दे देते हैं बेटा। बात समझ में आती है? सो इसी तरह से डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट का मतलब हुआ, डेबिट का मतलब हुआ हमारा एसेट्स, क्रेडिट का मतलब हुआ हमारी लायबिलिटी। जो गुड्स हमने खरीदी वो हम दो तरीके से गुड्स खरीद सकते हैं बेटा। एक तो बेटा होता है कि हम एट ए टाइम क्या कर रहे हैं बेटा, कैश पेमेंट कर रहे हैं, और एक होता है बेटा हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं गुड्स। क्रेडिट का मतलब हुआ उधार पे खरीदते हैं गुड्स बेटा। और जितने भी बिजनेसेस हैं बेटा आज के टाइम में सभी क्रेडिट बेस पर ही चलते हैं। सो हमने गुड्स क्रेडिट पे खरीदी, गुड्स उधार पे परचेज करी, और जब हमने वो उन गुड्स को सेल कर दिया, जो हमें पैसा मिला उस पैसे से हमने वो पेमेंट कर दी, या फिर कुछ गुड्स की पेमेंट हमने पहले कर दी, कुछ गुड्स की पेमेंट बाद में कर दी, और जो गुड्स हमने उधार पे खरीदी थी वो हमारी क्या है, देनदारी है बेटा, लायबिलिटी है बेटा। तो अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा बेटा कि हमारे एसेट्स क्या होते हैं और हमारी लायबिलिटी क्या होती है। एसेट्स का मतलब है जो चीज़ हमारे बिजनेस में यूज़ हो रही है बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये सारे क्या हैं बेटा, हमारे एसेट्स हैं। ये हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं बेटा, जो कि हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करेंगे। बात समझ में आती है? इसी तरह से बेटा ये डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट का मतलब आपको समझ आया। आइए अब मैं आपको इसका रूल समझाता हूँ। ड्यूल कंसेप्ट का क्या रूल है बेटा? ड्यूल कंसेप्ट का मतलब मैंने आपको बताया, जैसे एवरी ट्रांजैक्शन हैज डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट। सो एसेट्स जो हमें हैं बेटा हमारे, वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होते हैं बेटा। सर ये कैपिटल क्या है बेटा? जो कैपिटल है वो है जो हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जब पैसा लगाते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। याद करिए बेटा, जो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, उसमें मैंने आपको ये भी समझाया था जो ऑनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। ये वही कैपिटल है बेटा। हाँ जी, ये बेटा इक्वेशन है हमारे पास, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स क्या हो, हमारी संपत्ति, जैसे कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ये क्या है बेटा, हमारे बिजनेस के एसेट्स हैं। और लायबिलिटीज़ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, मान लीजिए मैंने बैंक से लोन लिया हुआ है बिजनेस के लिए, तो वो क्या है, हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है, वो हमारे बिजनेस की क्या है, देनदारी है बेटा। इसी तरह से मार्केट से मैंने गुड्स परचेज़ करे हैं, उधार पे परचेज़ करे हैं, वो भी हमारी क्या है बेटा, देनदारी है बेटा। इसी तरह से बेटा बहुत सारी लायबिलिटीज़ हमारे पास होती हैं। और जो कैपिटल है ये भी हमारे बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी क्यों है सर? बेटा ये भी मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बताया था कि जो ऑनर है और जो बिजनेस है बोथ आर डिफरेंट, दोनों क्या हैं, डिफरेंट है।
दोनों अलग अलग पर्सन हैं। हाँ, जो ऑनर है वो एक नेचुरल पर्सन है और जो बिजनेस है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। बात समझ में आती है? इसी तरह से बेटा जो कैपिटल है, जब तक वो बिजनेस में रहेगी, जब तक ऑनर ने बिजनेस को दी हुई है, तब तक वो बिजनेस के लिए देनदारी है बेटा। इसीलिए जो हमारे एसेट्स हैं वो लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर हुए बेटा। इस इक्वेशन के बेस पर हमने एक चैप्टर करना है अकाउंटिंग इक्वेशन का बेटा। इसके बाद हम वही वाला चैप्टर करेंगे। हाँ, पहले हम टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे सारी बेटा। 2 लेक्चर्स में हमारी टर्मिनोलॉजीज खत्म होंगी, उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये बेटा एक प्रैक्टिकल चैप्टर है। आइए अभी हम बुक से देखते हैं कि ड्यूल कंसेप्ट क्या है बेटा। ध्यान से देखिएगा बेटा। ड्यूल कंसेप्ट या फिर इसको ड्युअलिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं बेटा। वो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय एन इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब क्या हुआ? इंटरप्राइज का मतलब हुआ बिजनेस। हैज 2 एस्पेक्ट्स। According to the dual aspect concept, every transaction entered into by an enterprise has 2 aspects, a debit and a credit of equal amount. हाँ जी बेटा, एक चीज़ और है, हमेशा याद रखना, जो डेबिट है वो क्रेडिट के हमेशा क्या होगा बेटा? बराबर होगा। जो एसेट्स है वो क्या है बेटा? डेबिट। और जो लायबिलिटी प्लस कैपिटल है वो क्या है बेटा? क्रेडिट। एंड डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट बेटा। बात समझ में आती है? आइए देखते हैं आगे बेटा। हाँ जी, सिंपली स्टेटेड, फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन 1 or more अकाउंट्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब है कि जो भी डेबिट की ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन के क्या हो गई? बराबर हो गई बेटा। हाँ, ये हो सकता है वो एक अमाउंट से भी हो सकती है, एक अकाउंट से भी हो सकती है, एक से ज़्यादा अकाउंट से भी हो सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए एक डेबिट है और 2 क्रेडिट अकाउंट है। ये चीज़ हो सकती है बेटा कि एक अकाउंट क्या हुआ? डेबिट, और 2 अकाउंट क्या हो गए? क्रेडिट। अगर एक अकाउंट ये मान लीजिए 5,000 रुपये का डेबिट हुआ है, अगर एक अकाउंट जो है वो 5,000 का डेबिट हुआ है, तो ये दोनों क्रेडिट 5,000 के इक्वल होंगे बेटा। बात समझ में आती है? तो इसीलिए उन्होंने वो क्वेश्चन में लाइन लिखी है, उसमें लाइन लिखी हुई है कि एवरी डेबिट हैज इक्वल क्रेडिट इन 1 or more अकाउंट्स। कि हर एक डेबिट का इक्वल क्रेडिट होता है इन 1 or more अकाउंट्स। इसी तरह से बेटा ये भी हो सकता है कि डेबिट 2 हो, 2 डेबिट हैं, वो एक क्रेडिट के बराबर भी हो सकते हैं बेटा। अगर एक क्रेडिट 5,000 का है, ये दोनों डेबिट 5,000 के बराबर हो सकते हैं। बात समझ में आती है? ये चीज़ ध्यान रख लेना बेटा कि डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट। डेबिट अमाउंट है वो क्रेडिट अमाउंट के हमेशा ही बराबर होगी। हाँ, ये हो सकता है कि जो डेबिट अमाउंट है वो एक अकाउंट से ही रिलेट करती है और जो क्रेडिट अमाउंट है वो 2 अकाउंट से रिलेट करती है। बट
होंगी इक्वली बेटा। बात समझ में आती है? ये कंसेप्ट बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी आपको करवाया है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जैसे कि उन्होंने एक एग्जांपल दी है बेटा, ये क्या है, उन्होंने कैपिटल को बेटा हम इक्विटीज़ भी बोलते हैं, बट इक्विटीज़ हम कंपनीज के केस में बोलते हैं। इक्विटीज़ इज इक्वल टू कैश और एसेट, मतलब जो कैपिटल है वो है एक लायबिलिटी ही बेटा, लेकिन उसको इक्विटी क्यों बोला है बेटा? क्योंकि वो ऑनर ने लगाई हुई है कैपिटल। और कैश जो है वो हमारा क्या है? एसेट है बेटा। जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, देखिएगा बेटा, जैसे मान लीजिए ए ने ए एंड कंपनी में पैसा लगाया। ये तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले ये बताइए कि हम अकाउंट्स ए के बनाएंगे या ए एंड कंपनी के बनाएंगे? सर, हम अकाउंट्स ए एंड कंपनी के बनाएंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि बेटा हमारा बिजनेस जो है वो ए एंड कंपनी है, ये बिजनेस का क्या है? ऑनर है। और जो ए एंड कंपनी है वो क्या है? बिजनेस है। और दोनों ही क्या है बेटा? पर्सन है। ये एक नेचुरल पर्सन है और ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सो हम ये मान के चलेंगे कि ऑनर ने बिजनेस को पैसा दिया। सो ये बिजनेस की जिम्मेदारी है बेटा, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस ने ऑनर को पैसा वापस भी करना है। जो ऑनर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो बिजनेस के पास क्या आएगी? कैपिटल होगी बिजनेस की। बिजनेस की क्या होगी? कैपिटल, जो ए ने बिजनेस में इन्वेस्ट करी है। और जो ए ने बिजनेस में इन्वेस्ट करी है, ए एंड कंपनी ने उसको वापस भी करनी है। और जब तक ए का पैसा ए एंड कंपनी के पास पड़ा हुआ है, तब तक ये कैपिटल जो है ए एंड कंपनी की बनी लायबिलिटी बनी। एक तरफ तो पता लग गया कि ये लायबिलिटी बन गई, दूसरी तरफ अगर उसने बिजनेस में पैसा लगाया ए एंड कंपनी में, तो ए एंड कंपनी के लिए कैपिटल जो है वो लायबिलिटी बन गई। क्यों? क्योंकि ए एंड कंपनी ने ओनर को वापस करनी है। इसी तरह से बेटा जो ए ने ए एंड कंपनी में पैसा लगाया, इसका मतलब है ए एंड कंपनी के पास क्या आ गया बेटा? कैश आ गया। कैश जो है बेटा वो हमारे बिजनेस का क्या बन गया? एसेट है। क्या बन गया? एसेट। क्यों सर ये एसेट क्यों बना? एसेट इसलिए बना बेटा क्योंकि ये वाला पैसा हम अब बिजनेस में क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ये पैसा अब मेरे पास है, चाहे ये मेरा नहीं है, फिर भी मैं इसको बिजनेस में यूज़ करूँगा। अगर बिजनेस में यूज़ करूँगा तो ये मेरा क्या बन गया? एसेट बन गया। क्योंकि मैंने इसको वापस भी करना है, इसलिए ये मेरी क्या बन गई? लायबिलिटी। सो मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और 5 लाख रुपए जो इन्वेस्ट हुए बिजनेस में, वो बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। जो कैश आया वो बिजनेस का क्या बन गया बेटा? एसेट बन गया। इसी तरह से जो बिजनेस में कैपिटल बनी, कैपिटल क्या बन गई? बिजनेस की लायबिलिटी बन गई। वो भी कितनी अमाउंट की? 5 लाख रुपए की बेटा। सो कैश इज इक्वल टू कैपिटल। बात समझ में आई? Cash has a debit effect. Why? Because it is our asset. And capital has a credit effect. Why? Because it is our liability. बात समझ में आई? Hence, asset is equal to liability. That's it बेटा। सो इसीलिए उन्होंने ये वाली इक्वेशन लिखी है। जो कैपिटल है 1 लाख रुपए की, ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है क्योंकि बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट करी है और बिजनेस ने उसको वापस करनी है। और जो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट हुई है बेटा, उससे बिजनेस में के पास क्या आया है? कैश आया है। और कैश आया है तो वो बिजनेस का क्या बना है? एसेट बना है। तो
1,00,000 रुपए की लायबिलिटी इज इक्वल टू 1,00,000 रुपए का एसेट। बात समझ में आई? मैंने आपको पहले ही बोला था कि जिस तरह से हम किसी को उधार पे पैसे देते हैं, हमने उसी तरह से मान के चलना है कि बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो भी बिजनेस के लिए एक उधार ही है बेटा। और बिजनेस ने अपने ऑनर को वो पैसा वापस करना है। और जब तक बिजनेस की बुक्स में वो पैसा रहेगा, बिजनेस के अकाउंट्स में वो पैसा रहेगा, तब तक वो बिजनेस की लायबिलिटी ही रहेगी बेटा। बात समझ में आई? क्योंकि ये ऑनर के पैसे हैं इसलिए हम इसको इक्विटी भी बोलते हैं बेटा। वो कह रहे हैं सपोज फर्दर द एंटरप्राइज बोरो अमाउंट फ्रॉम अ बैंक। एंटरप्राइज ने पैसा बोरो किया बैंक से। इट्स एसेट विल इंक्रीज but this will mean that out of the total asset, amount equal to borrowing is payable to the outsider. Thus we can say owner's equity or capital plus claim of outsider is equal to assets. आइए अब मैं इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझाता हूँ बेटा, देखना ध्यान से। उन्होंने बोला हमने अभी तक क्या पढ़ा है बेटा, जो हमारे एसेट्स हैं वो किसके बराबर हो गए? कैपिटल के बराबर हो गए। कैपिटल के बराबर सर कैसे हुए? क्योंकि ये हमारा क्या था? कैश था। ये हमारी क्या थी? एक तरह से हम इसको इक्विटी बोलेंगे बेटा। क्या बोलेंगे? इक्विटी बोलेंगे। है ये बेटा हमारी लायबिलिटी। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल। और एक चीज़ और सुनिए बेटा, ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा है बिजनेस में लगाने के लिए कि सारा पैसा मैं ही बिजनेस में दूंगा। अब मान लीजिए मेरे बिजनेस को 5 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। मैंने बिजनेस में 5 करोड़ रुपए लगाने हैं बेटा। अगर 5 करोड़ रुपए लगाने हैं बेटा और मेरे पास सिर्फ 2 करोड़ रुपए पड़े हैं, करोड़ को हम CR भी बोलते हैं बेटा। 5 करोड़ रुपए का बिजनेस चलाना है बेटा हमने, और मेरे पास अभी तक सिर्फ 2 करोड़ रुपए हैं, और जो बाकी के 3 करोड़ रुपए बेटा हैं वो मैं बैंक से लोन ले रहा हूं। हैं सर, बैंक इतना लोन दे देता है? जी बेटा, बैंक तो बहुत सारा लोन देता है। तो इसी तरह से जो एसेट्स है वो कैपिटल तो हो गई, प्लस साथ ही साथ जो हमने बैंक से पैसा बोरो किया है, और जब बैंक से पैसा बोरो करेंगे वो भी क्या है, उससे भी क्या होगा बेटा, हमारा बिजनेस किसी दूसरी एंटिटी से पैसा ले रहा है। हमारा बिजनेस किसी दूसरी एंटिटी से उधार पे पैसा ले रहा है। जब हमारा बिजनेस किसी दूसरी एंटिटी से उधार पे पैसा लेगा तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये भी हमारे बिजनेस की क्या होगी? देनदारी होगी। बट जो ऑनर था, ही वॉज नॉट आउटसाइडर, वो आउटसाइडर नहीं था। बट जो बैंक है वो आउटसाइडर है बेटा। सो हम ये कह सकते हैं जो हमारा एसेट्स है, मान लीजिए कि जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाया वो था 5 करोड़ रुपीस। ये क्या था बेटा? बिजनेस में कैश आया। इसी तरह से ये जो कैश बिजनेस में 5 करोड़ रुपीस का आया है वो कैसे आया है बेटा? एक तो जो हमने बैंक से लोन लिया, जो हमने बैंक से लोन लिया वो क्या बन गई हमारी बेटा? लायबिलिटी तो बनी, बट जो बैंक है वो एक आउटसाइडर है। आउटसाइडर का मतलब है वो एक तीसरा पर्सन है, तीसरी एंटिटी है कोई बेटा। जैसे मान लीजिए ये कौन है? ऑनर।
और ये साहब कौन है, हमारे बैंक, और ये हमारा है बिजनेस। ऑनर ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया, 2 करोड़ रुपए, क्योंकि हमारे पास इतने ही है बेटा। और बिजनेस को कितने पैसे चाहिए, बिजनेस को पैसे चाहिए जी 5 करोड़ रुपए। बात समझ में आती है। जो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया वो था 2 करोड़ रुपए, और बिजनेस को कितना पैसा चाहिए चलाने के लिए, 5 करोड़ रुपए। जो बाकी का पैसा दिया वो किसने दिया जी, बैंक ने दिया। कितना पैसा दिया, 3 करोड़ रुपए। तो बिजनेस के पास कैश कितना आ गया, बिजनेस के पास कैश आया सर 5 करोड़ रुपीस। और कहाँ से कैश आया, एक कैश आया ऑनर से, एक कैश आया बैंक से। जो ऑनर से कैश आया दैट विल बी द कैपिटल, इट इज अ लायबिलिटी। एंड जो बैंक से कैश आया वो क्या बन गया, लोन। ये क्या बन गया बेटा, लोन बन गया। कितनी अमाउंट का लोन बन गया, ये 3 करोड़ का लोन बन गया। कैपिटल कितनी अमाउंट की बन गई, 2 करोड़ की बन गई। और जो बिजनेस के पास सर टोटल कैश आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 5 करोड़ रुपए। सो हम ये कह सकते हैं जो ओनर है ही इज नॉट आउटसाइडर, वो आउटसाइडर नहीं है, बट वो एक पर्सन है जिसने बिजनेस में पैसा दिया है, बिजनेस में पैसा लगाया है। क्योंकि ये बिजनेस किसका है तो ओनर का ही ना, इसलिए हम इसको आउटसाइडर नहीं मानते। सो ये बात हमेशा याद रखना कि ओनर इज नेवर आउटसाइडर, वो आउटसाइडर नहीं होता। बट जो ओनर के सिवाय बाकी के पर्सन है बेटा, दे आर आउटसाइडर। जैसे कि बैंक हो गया, वो भी क्या है, एक आउटसाइडर है। बात समझ में आती है। तो इसी तरह से हम ये इक्वेशन बना सकते हैं बेटा कि जो हमारे एसेट्स हैं वो किसके बराबर हुए, एक तो बेटा आउटसाइडर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सर अमाउंट कितनी आएगी, एक तो बेटा एसेट्स में आएंगे 5 करोड़ रुपए। सर ये 5 करोड़ की अमाउंट कितनी है, ये कैश है बेटा। और आउटसाइडर लायबिलिटी का मतलब है जो बैंक से लोन लिया गया, जो बैंक से लोन लिया गया वो आउटसाइडर लायबिलिटी बनी। तो ये वाली अमाउंट कितनी आई हमारे पास, 3 करोड़ रुपए की, प्लस और जो कैपिटल थी वो कितनी थी, 2 करोड़ रुपए की। अभी देखिए ये एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी बन गया बेटा। लायबिलिटी 2 तरह की होगी, एक तो आउटसाइडर होगी, एक ऑनर की तरफ से होगी। बात समझ में आई। सो इसीलिए उन्होंने ये वाली इक्वेशन बताई है। सो एक मिनट, हाँ जी बेटा, उन्होंने ये वाली इक्वेशन बताई है हमारे पास कि जो ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल है उसमें ऐड करेंगे क्लेम टू आउटसाइडर, वो किसके बराबर आएंगे बेटा, एसेट्स के बराबर आएंगे। बात समझ में आती है कि जो ऑनर्स इक्विटी है, ऑनर्स की कैपिटल है, वो उसमें हम कितना ऐड करेंगे। जो ऑनर्स इक्विटी थी ये कितनी थी हमारे पास, 2 करोड़ रुपए की, और जो क्लेम टू आउटसाइडर थे ये कितने थे हमारे पास, 3 करोड़ रुपए के, और जो एसेट्स बने थे ये कितने थे, ये 5 करोड़ रुपए के थे बेटा। बात समझ में आई। सो ये तो बेटा हमारा हो गया ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को बेटा मैंने इतना टाइम इसलिए लगा दिया क्योंकि हमारी सारी की सारी अकाउंटिंग ही इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर ये वाला कंसेप्ट नहीं आपको समझ आया
तो आगे के लिए आपको डिफ़िकल्टीज आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमने आगे ऐसे नहीं चलना है। जब तक आपको सिंगल कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं होती, आप मेरे से डाउट पूछते रहिए बेटा।